हेलो बच्चों, यहाँ पे आज हम करेंगे पोएम हॉन्टेड हाउसेस। हॉन्टेड हाउसेस जो है बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। और मैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन तो कराऊंगा और कराऊंगा ही, साथ में बच्चों जिन्होंने ये पोएम्स को नहीं भी पढ़ रखा होगा तो इस एमसीक्यू के सहारे वो सारे पोएम्स को अच्छे से समझ जाएंगे। और मेरा मकसद एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कराना है, इसके साथ जितने भी बिटवीन क्वेश्चंस बनेंगे वो भी इसी एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो लाइन बाय लाइन बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई डिले नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, हु इज द पोएट ऑफ हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस के कवि कौन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों की, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है। हिंदी में उन बच्चों के लिए लिखा है जो बच्चे थोड़े से इंग्लिश में वीक है, वो समझ नहीं पा सकते कि क्या उनसे पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो ये मैंने उनके लिए भी लिख दिया है ताकि किसी भी प्रकार के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज द पोएट ऑफ हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस के पोएम के मतलब पोएट कौन है यहाँ पे। तो फर्स्ट है लेहन, सेकंड है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, थर्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और डी है माया एंजेलो। तो चलिए, ये तो आपके सामने लिखा हुआ है ये कि पोयम जो हॉन्टेड हाउस है उसके राइटर कौन है, H.W. लॉन्ग फेलो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग करी है, पहले राइटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने वो क्वेश्चन से भी स्टार्ट करा है। तो यहाँ तो आपको आंसर पता ही है कि इसके राइटर कौन है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो। सेकेंड क्वेश्चन है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो वन ऑफ द आइकॉनिक पोएट्स ऑफ द कंट्री। आइकॉनिक का मतलब होता है फेमस। तो जो हेनरी वर्ड्सवर्थ है वो किस कंट्री के सबसे मतलब फेमस कवि है। तो ये आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, इटली के हैं, फ्रांस के हैं, लंदन के हैं या अमेरिका के। तो आपको ये बताना है कि जो हेनरी वर्ड्सवर्थ है वो किस कंट्री से रिलेटेड रहे। तो आपके पास टाइमिंग चल रहा है, आप टाइमिंग देख के इससे टिक लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं क्योंकि टाइमिंग खत्म हो गया है। तो आंसर है जो हेनरी वर्ड्सवर्थ है वो कहां से है, अमेरिका से है। लॉन्ग फेलो असर्शन दैट ऑल हाउसेस आर। असर्शन का मतलब होता है दावा करना, पुष्टि करना, प्रूफ करना। कि लॉन्ग फेलो दावा करते हैं कि सभी घर कैसे हैं आपके। ऑप्शन है हॉन्टेड हाउस है, क्या सभी घर हॉन्टेड हाउस होते हैं। डू नॉट हॉन्टेड हाउस, कि नहीं होते हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर होते हैं। नन ऑफ दी। तो इनके अकॉर्डिंग जो सभी घर होते हैं, हम सबके जो घर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। चलिए पहले तो आप ही इसके ऑप्शन को ढूंढिए कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। तो सभी घर यहाँ पे बच्चों क्या होते हैं, हॉन्टेड हाउस होते हैं। और मैं देखिए सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। यही नहीं कि मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, मैं इसकी समरी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें ऐड करता हुआ चलूंगा ताकि आपको हर तरफ से क्लियर हो जाए। तो देखिए लॉन्ग फेलो ने कहा है कि जो घर, जितने भी घर होते हैं, हम सभी के घर वो हॉन्टेड हाउसेस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे घर में तो भूत प्रेत है नहीं। तो यहाँ पे इनके इनके अकॉर्डिंग कहना है कि जितने भी हमारे पूर्वज मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो चले जाने के बाद भी उनकी जो स्पिरिट्स होती है वो हमारे घर में ही रहती है। और वो हमारे घर में रह के इधर उधर क्या करती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन वो स्पिरिट ऐसी होती है जो हमें ना तो दिखाई पड़ती है, ना सुनाई पड़ती है, और ना ही उन चीजों का एहसास कराती है। और सबसे बड़ी बात, वो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करती है। तो इसका मतलब हम सभी के घर में कोई ना कोई हॉन्टेड चीजें है, यानी कि स्पिरिट्स है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम सभी के घर यहाँ पे कैसे है, हॉन्टेड हाउसेस है। फैंटम्स का मतलब क्या है। तो फैंटम्स हम किस चीज को कहते हैं, स्पिरिट्स को कहते हैं, घोस्ट को कहते हैं, शेडोज को कहते हैं, या फिर इनमें से सभी को। ये आंसर इसका कौन सा पॉसिबल होगा। तो इसका जो फैंटम्स है, फैंटम्स किसको कहा जाता है, फैंटम्स कहा जाता है भूत प्रेतों को। भूत प्रेत कैसे होते हैं, स्पिरिट भी होते हैं, आत्मा को भी भूत प्रेत कहते हैं, गोस्ट को भी कहते हैं। शेडो, जो हमारी शेडो होती है वो भी भूत प्रेत में ही काउंट होती है। तो फैंटम्स का मतलब भूत प्रेतों से होता है, यानी कि घोस्ट भी इसके लिए अलग वर्ड यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ये भी यूज कर सकते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दीज। द फैंटम्स इन लॉन्ग फेलो पोएम्स आर। तो जो फैंटम्स है लॉन्ग फेलो की पोएम में, वो क्या चीज है, मतलब क्रोधित आत्माएं नहीं है, इट मीन्स नॉट एंग्री स्पिरिट।
नॉट सीक टू हार्म, किसी को नुकसान नहीं करती है, नॉट मिसचीवियस, पोल्टरग्रेडियस्ट, शरारती भूत प्रेत नहीं है, या ऑल ऑफ दिस, या ये सभी है इसमें से। तो जो फैंटम्स के अकॉर्डिंग जो जो लॉन्ग फेलो के अकॉर्डिंग जो भूत प्रेत है वो किनमें से कौन से क्या चीजें हैं इसमें से, मतलब। तो यहाँ पे जो फैंटम्स है लॉन्ग फेलो के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो क्या है, ये ऑल ऑफ दीज है। इसका मतलब है नॉट, मतलब हमारे घर में जितने भी फैंटम्स है, नॉट एंग्री स्पिरिट, वो बिल्कुल नाराज नहीं है, पहला सही है। दूसरा, नॉट सीइंग टू हार्म, वो किसी को नुकसान नहीं करते, ये भी सही है। और तीसरा, शरारती, यानी कि जो जितने भी भूत प्रेत है वो कोई भी शरारत नहीं करते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो फैंटम्स है हमारे घर में वो उनमें ये सारी क्वालिटी है। इरेंट्स मीन्स इन एक्शन, टास्क, आइडियलनेस। तो इनमें से कौन सा इरेंट के लिए वर्ड यूज करेंगे, तो इरेंट का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, इरेंट का मतलब है टास्क। और देखिए बच्चों, मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो को जब देख रहे हो तो प्लीज अपनी इंग्लिश की बुक की ये वाली चैप्टर जो पोयम है हॉन्टेड हाउस, उसको खोलकर बैठिएगा, क्योंकि मैंने यहीं से उसको क्वेश्चन लाइन बाय लाइन दिए, तो आपको ये बिल्कुल समझते भी चलेंगे पोयम्स में क्या कहा जा रहा है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए कि बुक्स को मेरे सामने ओपन करके जरूर बैठिएगा, तभी ये वीडियो आपकी बहुत काम की हो सकती है, जो आपको विडविन क्वेश्चंस भी करा देगी जो आपके वर्कबुक्स में है या जो भी बन के आपसे पूछे जाएंगे। ग्लाइड्स का मतलब क्या है, फ्लो, स्लिप, स्लाइड, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर ग्लाइड के लिए करेक्ट माना जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, स्लिप। ग्लाइड का मतलब सभी से होता है स्लिप हो जाना, फिसल जाना, स्लाइड हो जाना, फ्लो हो जाना, तो ग्लाइड का मतलब यहाँ पर है। अब देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका स्पेसिमेन पेपर 2025 में दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इसलिए मैंने हाईलाइटेड भी कर रखा है, आईसीसी 2000 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, तो पेपर में आया है, आप उसको देख सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्सवर्थ एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो यूज्ड टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द फैंटम्स इन हिज पोएम हॉन्टेड हाउस। तो यहाँ पे जो हॉन्टेड हाउस की पोयम में है, उसमें मतलब जो मतलब घोस्ट है उनकी गतिविधियों पे कैसा, मतलब कौन सा शब्द यहाँ पे वर्ड यूज करा गया। तो आप देखिए बुक को खोल के बैठेंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो चलिए बुक से आप ढूंढिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। जो घोस्ट है उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है पोयम में, तो स्लाइड नहीं है, ग्लाइड आपको लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ के जो फर्स्ट 4 लाइन है उसमें ये आपको लिखा मिल जाएगा, ग्लाइड वर्ड का यहाँ पे यूज करा है। द हाउसेस आर हॉन्टेड बिकॉज, हाउसेस जो है वो हॉन्टेड है, क्यों है, इट इज ऑन ग्रेवयार्ड, ये कब्रिस्तान पे बने हुए। द इनमेट्स हैव डाइड, इनमेट्स किसे बोलते हैं, इनमेट्स वो बोलते हैं जो हमारे साथ रहते थे अब वो दुनिया में नहीं है, उसको हम इनमेट्स कहते हैं। इट इज इन डेजर्ट प्लेसेस, ये एक सुनसान जगह पे है, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, इनमेट्स हैव डाइड। जो हाउसेस आर हॉन्टेड है, यानी कि हमारे घर में जो भी भूत प्रेत है वो कौन है, वो सारे लोग जो भूत प्रेत हमारे साथ रहते हैं वो हमारे इनमेट्स है। इनमेट्स का मतलब है जो कभी वो हमारे साथ रहे थे। अब ये कौन है कि जो हमारे साथ कभी, तो आप जानते हैं आपके दादा दादी होते हैं, दादा दादी के भी दादा दादी होते हैं, और उनके भी दादा दादी पापा मम्मी सब होते हैं। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ रह चुके होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनमेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे वही इनमेट्स हमारे घर में हॉन्टेड हाउस के रूप में रह, मतलब हॉन्टेड हाउस हमारा उन्हीं से भरा हुआ है। तो इनमेट्स कहा जा रहा है हमारे पूर्वजों के लिए, एक तरीके से सह निवासी, यानी कि जो कभी हमारे साथ रहे थे।
विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है कि द स्पीकर कैन नॉट सी और हियर द गोस्ट। जो स्पीकर है यानी कि जो राइटर कह सकते हो, जो बोलने वाला यहाँ पे पोएम्स के लिए है, वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता गोस्ट को। ऑल हाउसेस आर फ्रिक्वेंटली बाई गोस्ट, जितने भी हाउसेस है वो फ्रिक्वेंटली गोस्ट से भरे हुए। द स्पीकर कैन सी और हियर, स्पीकर सुन भी सकता है, देख सकता है। गोस्ट डू नॉट हार्म ह्यूमन बींग। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है? द स्पीकर कैन नॉट सी और हियर गोस्ट। देखिए स्पीकर जो है वो अपने आप में एक खुद घोस्ट है, खुद भूत प्रेत के रूप में है। तो वो स्पीकर अगर घोस्ट है तो वो घोस्ट को देख भी सकता है, सुन भी सकता है। लेकिन जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पीकर कैन नॉट सी हियर गोस्ट, तो वो सुन नहीं सकता, नहीं वो सही सुनता है। और बी ऑप्शन में है कि ऑल हाउसेस आर फ्रिक्वेंटली बाई हाउस, तो ये भी सही है। द स्पीकर कैन सी, ये भी सही है। गोस्ट जो इसमें भूत प्रेत बताया गया है वो किसी ह्यूमन बींग्स को कोई नुकसान नहीं करते। तो कौन सा आंसर इसमें गलत है, यानी कि नॉट ट्रू है, वो यह है कि स्पीकर कैन नॉट सी और हेयर गोस्ट। वाई द फ्रेसेस हार्मलेस फैंटम्स अनयूजल, यहाँ पे हार्मलेस फैंटम्स को अनयूजल क्यों बताया गया है? एज गोस्ट आर फ्रेंड एंड दे डू नॉट हार्म द लिविंग, एज नो वन कैन सी देम, एज गोस्ट आर इवल एंड दे हार्म द लिविंग, नन ऑफ देम। तो इसमें से आपको ये बताना है कि जो हार्मलेस फैंटम्स है वो उनको असाधारण क्यों कहा जा रहा है। तो पहले तो चलिए आप ही इसको टिक लगाएंगे आंसर की कौन सा करेक्ट हो सकता है, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एज गोस्ट आर इवल एंड दे हार्म लिविंग। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हार्मलेस फैंटम है वो उनको अनयूजुअल मतलब असाधारण क्यों बताया गया। हम जानते हैं कि जो भी भूत प्रेत होते हैं, जो भी आत्माएं होती है, हम उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो हमें नुकसान करते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं वो। लेकिन यहाँ पे जो फैंटम्स है वो हार्मलेस है, इट मीन्स कि वो हमें कोई नुकसान नहीं करते। तो ये बात हमें बड़ी समझ में नहीं आ रही कि वो भूत प्रेत है और हमें नुकसान भी नहीं कर रहे। तो यही बात हमारे लिए यहाँ पे क्या एक हजम ना होने वाली बात है, यानी कि अनयूजुअल असाधारण है। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एज गोस्ट आर इवल। जनरली हम जानते हैं घोस्ट क्या होते हैं, इवल बुरे होते हैं, एंड दे हार्म लिविंग, और वो हमारे को लिविंग लोगों को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर हार्मलेस बताया गया है, इसलिए ये बात यहाँ पे अनयूजुअल असाधारण रूप से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ जो है इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट आर द फैंटम्स डूइंग, यहाँ पे फैंटम्स क्या कर रहे हैं? दे आर मूविंग अबाउट द हाउस डूइंग देयर ओन अर्न इरेंट्स, ग्लाइडिंग थ्रो ओपन डोर्स नॉइसली, बोथ आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ देम। तो चलिए इसका आंसर फाइंड करेंगे आप लोग कि कौन सा आंसर, विच आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो फैंटम्स है वो दोनों ही काम कर रहे हैं। दे आर मूविंग अबाउट द, वो अपने घर में मतलब हाउस में घूम रहे हैं, एंड देयर ओन इरेंट, इरेंट्स का मतलब होता है वर्क, और अपना काम कर रहे हैं। ग्लाइडिंग का मतलब फिसलना होता है, फिसलने का मतलब यहाँ पे चल रहे हैं। थ्रू द ओपन डोर से वो आ जा रहे हैं, नॉइसली मतलब बिना शोर किए हुए। तो बोथ आर करेक्ट। लॉन्ग फेलो प्रेजेंट हिज गोस्ट एज, लॉन्ग फेलो ने अपने यहाँ के जो भूत प्रेत घूम रहे हैं उनके बारे में क्या बताया है? सिनिस्टर है वो, मतलब भयावह है। मीएंसिंग खतरनाक है, अगली क्रूप है, इन ऑफेंसिव है, क्या चीज है? तो यहाँ पे जो लॉन्ग फेलो ने घोस्ट के बारे में बताया कि घोस्ट कैसे है यहाँ पे जो हमारे घर में है, तो वो कैसे है बच्चों, यहाँ पे इन ऑफेंसिव है। इन ऑफेंसिव का मतलब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपराध नहीं करने का मतलब वे किसी को नुकसान नहीं करते, वो किसी को मारते नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, तो वो अपराधी नहीं है। जो अपराधी होता है उसे ऑफेंसिव बोलते हैं, और जो अपराधी नहीं है उसे क्या बोलेंगे, इन ऑफेंसिव। तो हमारे घोस्ट कैसे इन ऑफेंसिव है, एक प्रकार से वो हमारे मित्र ही है। द पोएम हाउंटेड हाउस डील विद, किसके लिए डील कर रहे हैं? द स्पिरिट वर्ड ऑफ द गोस्ट एंड द वर्ड्स ऑफ द लिविंग, द पोएट एंड हिज डेड एंसेस्टर्स, द गोस्ट दैट हॉन्ट एम्प्टी हाउसेस, नन ऑफ देम।
तो यहाँ पे जो हॉन्टेड हाउसेस है वो पोयम जो है वो किस चीज को बता रही है, इनमें से किस चीज को रिलेट कर रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वो यहाँ पे जो हॉन्टेड हाउस है वो बता रही है कि इसमें बताया गया कि जो स्पिरिट होती है, संसार में जितनी भी स्पिरिट्स होती है, घोस्ट होते हैं, एंड द वर्ड आर द लिविंग, यानी कि ये यहाँ पे एक लिविंग और नॉन लिविंग किसको कह रहे हैं, घोस्ट के लिए कह रहे हैं, उनमें एक कनेक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। मतलब यहाँ पे भूतों और आत्माओं और जो जिंदा इंसान है उनके बीच में एक कनेक्टिविटी भी पढ़ाए बताए गए। आगे आप पढ़ेंगे ये एक पुल से भी कनेक्टेड बताया गया, वो पुल अभी आपके लास्ट में पैराग्राफ में आएगा, ब्रिज के बारे में बताया गया, तो वहां पे भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। घोस्ट इन द पोएम मूव अबाउट, जो घोस्ट है वो मूव करते रहते हैं कहाँ पे, इन सर्च ऑफ समवन, किसी की तलाश में, एमलेसी मतलब बिना किसी उद्देश्य के, ऑन सम इरेंट्स या कुछ कुछ काम करते रहते हैं, इन सर्च ऑफ फूड। तो कौन सा आंसर है जो इसको सही बता सकता है कि घोस्ट जो है पोएम में मूव करते हैं, तो किस चीज के लिए मूव कर रहे हैं, ऑन सम इवेंट्स। इसका मतलब वो घोस्ट जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनका जो डेली का वर्क है वो अपने आप में कर रहे हैं। वेयर डज द पोएट क्रॉस द घोस्ट, जो पोएट है वो घोस्ट को कहाँ कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ऑन द डोरवे, ऑन द स्टेयर, अलोंग द पासेज, ऑल ऑफ दिस। तो जो पोएट है वो गोस्ट को कहाँ कहाँ मिलता है, यानी कि कहाँ कहाँ उसको वो क्रॉस करने मतलब कहाँ कहाँ उससे मुलाकात होती है। तो ये आपने पोयम पढ़ के आप बुक लेके भी बैठे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट, यानी कि वो सब जगहों पे इनसे मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पाल्पेबल, का मतलब क्या है, अनरियल, स्पिरिचुअल, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका क्या मतलब हो सकता है बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, यानी कि अनरियल को भी बोलते हैं और स्पिरिचुअल को भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्ट, गेस्ट का क्या मतलब होता है, ये तो आप लोग बता ही देंगे इसका आंसर। अ पर्सन हु इज इनवाइटेड टू प्लेस, जिससे किसी जगह पे इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, उसको गेस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु इज स्टेइंग एट होटल, जो होटल में ठहरता है उसे गेस्ट कहते हैं। बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दी। तो चलिए पहले बताएंगे कि आज आपकी गेस्ट किसे कहेंगे, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है। तो गेस्ट वो लोग होते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं, तो घर में हम जिनको बुलाते हैं अपने बर्थडे पार्टी में, मैरिज पार्टी पे, तो वो सारे हमारे गेस्ट होते हैं। और होटल में जो लोग ठहरते हैं वो भी गेस्ट है। क्यों गेस्ट है, क्योंकि होटल में भी भाई आपके आप घर में बुलाते हैं तो मेहमानबाजी करते हैं, तो होटल में भी क्या होती है, मेहमानबाजी की जाती है। बस ये अंतर है कि होटल में भैया पेमेंट करना पड़ता है, बिल देना पड़ता है, जो भी मेहमानबाजी की जाती है। और घर में जब बुलाते हैं तो उन्हें कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता, उसके लिए आप फ्री होते हैं। तो बस यही दोनों का मतलब यही है कि होटल में भी गेस्ट बोलेंगे और घर में बुलाते हैं वो भी गेस्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट, फिर होस्ट का क्या मतलब होता है, गेस्ट तो समझ में आ गया कि जिनको हम बुलाते हैं वो गेस्ट है, जिनकी खातिरदारी करते हैं। होस्ट क्या होते हैं, अ पर्सन हु इनवाइटेड गेस्ट टू हिज और हर हाउसेस, लाइक एयर होस्टेस। बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो होस्ट यहाँ पे किसके लिए कहा जा सकता है कि होस्ट कौन होते हैं, तो देखिए होस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे जो आंसर है वो दोनों ही है। होस्ट वो होते हैं जिनको जो गेस्ट को इनवाइट करते हैं, जैसे मेरा बर्थडे है और मेरा बर्थडे में मैं जिन जिन को बुलाऊंगा वो सारे गेस्ट होंगे और मैं उन सबके लिए क्या होंगे, होस्ट हूँ, यानी मैं उन सबकी खातिरदारी करूंगा। तो यहाँ पे जो एयर होस्टेस होते हैं, लाइक एयर होस्टेस जो होते हैं वो भी होस्ट ही है, क्योंकि एयर होस्टेस में आप जानते हो कि एरोप्लेन में जब कोई जाते हैं वहां पे तो वो एयर होस्टेस क्या करती है, आपकी खातिरदारी करती है, आपको सर्व करती है, खाना देती है, नाश्ता देती है, और जो भी नेसेसरी चीज है वो सब आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वो भी एयर होस्टेस, तभी उसका नाम क्या पड़ा, एयर होस्टेस, यानी होस्ट वर्ड से आपका एयर होस्टेस पड़ा है कि सेवा करना। तो जिनको हम जो गेस्ट को बुलाते हैं उनकी हम सेवा करते हैं, बस अंतर ये कि घर में बुलाने में कोई पैसा देना नहीं होता है, बाहर बुलाए तो भाई पैसा खर्च करना पड़ता है, तो एयर होस्टेस को हमें पैसा देना होता है। हु आर अनइनवाइटेड गेस्ट एट टेबल,
अब ये टेबल पे जब हम खाना खाने बैठते हैं तो कौन से ऐसे लोग हैं कि जो बिना बुलाए यहाँ पर टेबल पे आके बैठ जाते हैं? तो घोस्ट है, फैंटम्स है, या दोनों ही है, या नन ऑफ दीज है? तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है कि जो बिना बुलाए हमारे टेबल पे खाना खाने, मतलब कि हम सब लोग खाना खाने टेबल बैठे, वो तो समझ में आता है मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ये तो बैठे हुए, लेकिन इनके अलावा भी कोई एक और व्यक्ति भी होते हैं जिनको हम इनवाइट नहीं करते और वो हमारे संग खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वो कौन है? तो वो है हमारे घोस्ट और फैंटम्स। यानी कि वो सारे पूर्वज जो हमारे घर में टहल रहे हैं वो भी टेबल पे बैठ जाते हैं, भले वो हमें कुछ ना कहे। लेकिन यहाँ पे पोएम्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, रियलिटी में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। कि जो भी पोएम्स में बताया गया वो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। कि पोएम में राइटर ने कहा है कि भाई जितने भी हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारे संग वो भूत प्रेत यानी कि घोस्ट भी खाना खाने बैठते हैं, बट हम उनको बुलाते नहीं है, वो अपने आप ही आ जाते हैं। वाई आर दे अनइनवाइटेड? वे, अब उनको हम बुलाते नहीं है तब भी वो क्यों आते हैं? वे बिना बुलाए क्यों वहां पे आ जाते हैं? दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लिविंग बर्ड, की वो मतलब लिविंग बर्ड का हिस्सा नहीं है इसलिए। द डिसेंडेंट्स हैव फॉरगॉटन देम, डिसेंडेंट बोलते हैं वंशज को कि उनके वंशज उनको भूल गए, सो दे आर नॉट इनवाइटेड, इसलिए उनको इनवाइटेड नहीं किया। ऑल ऑफ दी, तो वे बिना बुलाए यहाँ पे क्यों आते, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसमें यहाँ पे सारे ही आंसर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस आएगा कि घोस्ट को अनइनवाइटेड, मतलब टेबल पे बैठे होते हैं तो भी हम नहीं बुलाते, वो क्यों आते हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं सारे प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर की। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लिविंग बर्ड, इसलिए हम नहीं बुला सकते क्योंकि वो हमारे लिविंग, हमें हमें वो दिखाई भी नहीं पड़ते। पहली बात तो हम इनवाइट क्यों करेंगे, एक तो ये भी है। और दूसरा, दे डिसेंडेंट हैव फॉरगॉटन देम, वंशज उन्हें भूल गए, यानी कि हमें बहुत पुराने अपने दादा दादी के भी दादा दादी कहाँ याद रहते हैं और कहाँ हम उनका जिक्र करते हैं। सो दे आर नॉट इनवाइटेड, इसलिए हम उनको इनवाइट भी नहीं कर सकते। तो ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है और यही पूरा इसका क्वेश्चन आएगा कि आपका बच्चा पूछे जाएगा कि जो टेबल पे लोग होते हैं उनको बुलाते नहीं है तब भी वे क्यों आ जाते हैं। तो इन्हीं तीनों को आप मिला के लिख देंगे तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सरप्राइजिंग अबाउट दीज अनइनवाइटेड घोस्ट? जो भी ये अनइनवाइटेड घोस्ट है, बिना बुलाए जो भूत प्रेत है, उनमें क्या सरप्राइजिंग चीज हमें देखने को मिलती है? क्या सरप्राइजिंग है घोस्ट में? कि दे आर नॉट इनवाइटेड, उनको बुलाया नहीं गया। दे आर हार्मफुल, वो हार्मफुल है। और दे आर हार्मलेस, वे हार्मलेस नहीं है। या फिर इनमें से नन ऑफ दिस, कौन सा इसमें से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? दे आर हार्मलेस, वो क्या है बच्चों यहाँ पे हार्मलेस है। इसका मतलब जो भूत प्रेत है वो हमें ये सरप्राइज कर रहे हैं कि वो हमें कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हार्मलेस। द घोस्ट विजिट देयर फॉर्मर ड्वेलिंग एज, फॉर्मर ड्वेलिंग का मतलब, फॉर्मर का मतलब पहले, ड्वेलिंग का मतलब निवास, अपने पहले जो निवास थे वो उस पर मिलने आते हैं। किस रूप में मिलने आते हैं? यानी अपने जो भूत प्रेत जो आत्माएं होती है वो अपने घर पर क्यों आती है, मतलब किस रूप में आती है? नंबर ए, गेस्ट के रूप में, ऑनर्स के रूप में, स्ट्रेंजर के रूप में, ऑन लुकर्स के रूप में। तो वो किस रूप में यहाँ पे वो अपने घर पे वापस आते हैं, जो घोस्ट बन जाते हैं? तो वो किस रूप में आते हैं? ऑनर्स के रूप में आते हैं, अपने आप को वो मालिक मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि दादा दादी के भी दादा दादी होते हैं तो वो जब मर जाते हैं तो वो अभी भी सोचते हैं कि ये मेरा ही घर है और ये मैं इसका घर का ही मालिक हूँ। तो वो लोग ये समझ के अपने पुराने घर पे आते हैं कि मैं, ये मेरा ही घर है और मैं ही इसका मालिक हूँ। हु आर रेफर्ड टू एज द ऑनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, यहाँ पे ऑनर्स किसको बताया गया है? होस्ट को, स्ट्रेंजर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, या फिर पूर्वज को, एंसेंटर्स को? तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है?
तो जो ऑनर्स है वो किसके लिए कहा जा रहा है? हमारे पूर्वजों के लिए, कि जो आते अपने घर में और अपने घर पे अपने मालिकाना हक समझते हैं, तो वो घोस्ट है। कौन है? वो हमारे पूर्वज है, यानी कि जो कभी उनका भी वो ये घर हुआ करता था, तो वो आज भी इसको अपना ही घर मानते हैं, तो उनके लिए एंसेंटर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर। इल्यूमिनेटेड मीन्स यहाँ पे क्या है? लाइटेड, सेट ऑन फायर, शाइनिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट है इस पोएम से रिलेटेड? तो इस पोएम से रिलेटेड इल्यूमिनेटेड का मतलब है यहाँ पे लाइटेड, यानी कि लाइटेड का मतलब यहाँ पे एक आया है कि यहाँ पे लाइन भी पढ़ी होगी बच्चों आपने, कि जो पोएट होता है वो कहता है कि ये मुझे दिखाई नहीं, मुझे दिखाई पड़ जाते हैं, बट मेरे पास जो आग के पास इंसान बैठे हैं उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहे। तो यहाँ पे इस वर्ड का यूज हुआ है। What is the mean by as silent as the picture on the wall? As silent as the picture on the wall, ये लाइन आपकी पोएम में लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? Like hanging fan a room in a room, silent just like a picture because they can't speak all of these। तो यहाँ पे इसके इस लाइन का क्या मतलब यहाँ पर बताया गया है? तो करेक्ट जो आंसर है वो साइलेंट जस्ट लाइक अ पिक्चर, यानी कि जो एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल, जितने भी घोस्ट हमारे घर में है वो बिल्कुल चुपचाप है। चुपचाप का मतलब साइलेंट है, वो बिल्कुल भी कुछ आर्ट भी नहीं करते, हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे साथ बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, हमारे घर में रह रहे। तो वो इतने साइलेंट है कि जैसे कि उसकी कंपेयर की गई है कि वो इतने साइलेंट है जैसे कि दीवार पे कोई पिक्चर लगा देते हैं, तो वो पिक्चर हमें कुछ भी नहीं करती, मतलब वो हमें कोई रिएक्शन नहीं देती, वो बिल्कुल शांत रहती है। तो यहाँ पे घोस्ट की कंपेयर किससे की गई है? उस पिक्चर से की गई है जो एक दीवार पे टंगी रहती है, और वो उससे कोई लेना देना हमारा नहीं होता, बिल्कुल चुपचाप रहती है, और कोई हलचल उससे या कोई भी शोरगुल की आवाजें कुछ भी नहीं आती। तो यहाँ पे उसी की कंपेयर उस पिक्चर से की गई है। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी हु इज द स्ट्रेंजर इज दिस लाइन। स्ट्रेंजर एट माई साइड कैन नॉट सी, जो स्ट्रेंजर मेरे आग के पास, मतलब फायर साइड का मतलब जो घर में आग जल रही होती है ठंड के दिनों में, वहां पे जो स्ट्रेंजर बैठा हुआ है वो देख नहीं सकता। तो यहाँ पे पहले आपको बताना है कि स्ट्रेंजर किसके लिए कहा गया है? ह्यूमन बींग्स के लिए कहा जा रहा है, घोस्ट के लिए, स्पीकर के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेंजर्स है वो किसके लिए कहा जा रहा है? स्ट्रेंजर कहा जा रहा है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी कि घर में हम लोग अपने आग के पास बैठे हुए हैं, तो वो हम ह्यूमन बींग्स है। हमारे पास एक स्पीकर है एट माई फायर साइड, मतलब मेरे पास स्पीकर बैठा है, लेकिन स्पीकर कौन है? वो ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो भी एक घोस्ट है, तो वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर वर्ड किसके लिए कहा जा रहा है? ह्यूमन बींग्स के लिए। और अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड नेट कैन नॉट सी, हेयर माई रेफर किसके लिए किया गया? तो अब आप समझ जाएंगे, यहाँ पे इसका आंसर आपको आ जाएगा कि जहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो तो हमें समझ में आ गया ह्यूमन बींग्स है, लेकिन माई किस, माई फायर साइड मतलब मेरे आग के पास बैठा है, ये यानी कि यहाँ पे माई वर्ड किसके लिए कहा जा रहा है? तो माई जो वर्ड है वो किसके लिए कहा गया है? वो स्पीकर के लिए कहा जा रहा है, यानी कि स्पीकर जो है वो भी घोस्ट है। वो ये कहता है कि जो व्यक्ति मेरे आग के पास बैठा है वो घोस्ट को नहीं देख सकता, लेकिन मैं घोस्ट को देख सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक उन्हीं में से हूँ। स्पीकर क्या है? तो चलिए ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि स्पीकर कौन है, ह्यूमन बींग्स है, घोस्ट है, गॉड है, या कोई नहीं है इनमें से। तो कौन सा इसका आंसर करेक्ट है ये तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि स्पीकर यहाँ पे कौन है? घोस्ट है। परसिविस मीन्स का मतलब क्या है? सी, अंडरस्टैंड, फील, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका, इस वर्ड का क्या मतलब होता है यहाँ पे बच्चों? इसका मतलब यहाँ पे ये है फील। We have no title deed to house or land. Here title deed means, title deeds किसके लिए कहा जाता है? Title deeds means house name, B nothing, C legal document of ownership,
एंड डी नन ऑफ दी। तो यहाँ पे टाइटल डीड टू हाउस और लैंड को क्या बताया गया है? तो चलिए पहले आप इसमें सोचिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जो हमारे गोस्ट हमारे घर में रह रहे वो हमारे एंसेंटर्स है, वो इतने सीधे साधे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं करते। और वो हमारे घर में इसलिए रह रहे कि वो अपने आप को घर का मालिक ही समझते हैं। लेकिन मालिक घर का होने के बाद भी उनके पास टाइटल डीड्स नहीं है। टाइटल डीड्स बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि घर के जो कागज होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये घर हमारा खुद का है, हमारा खरीदा हुआ घर है और उस घर के मेरे पास पेपर है। जैसे कि आप बाजार से बाइक खरीदते हो तो आपको बाइक के पेपर आपके नाम पर मिलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो टाइटल डीड है वो घर के कागजों को कहा जा रहा है। तो वो कह रहा है यहाँ पे कि जो घोस्ट है वो अपने घर में इसलिए रह रहे हैं कि अपने आप को मालिक मानते हैं, लेकिन मालिक मानते हुए भी उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये कह सके ये हमारा घर है। इट मीन्स कि यहाँ पे उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अब देखिए वो मर गए तो भूत प्रेतों से को कागजों पैसों से क्या लेना देना, तो वो उनके पास नहीं है। तो यही वर्ड है कि वी हैव नो टाइटल डीड, कि हमारे पास कोई ऐसा कागज नहीं है जिससे हम साबित करें कि ये हमारा घर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? टाइटल डीड का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो कागज होते हैं ओनरशिप के, जिससे प्रूफ होता है कि ये हमारी चीज है, तो वो उनके पास नहीं है। From graves forgotten stretch their dusty hands, they are। ग्रेव्स बोलते हैं कब्र से, स्ट्रेच डस्टी हैंड मतलब यहाँ पे जो है कब्र से जो स्ट्रेच हो रहे डस्टी हैंड, वो कौन है? यहाँ पे इंसान है, गोस्ट है, एंसेंटर्स है, नन ऑफ दीज है। तो अपने हाथ कब्र से कौन बाहर निकालता है? ह्यूमन बींग से, गोस्ट है, पूर्वज। तो वो कौन है? एंसेंटर्स बताया गया यहाँ पे। होल्ड इन मार्टमैन इम्प्लाइज का मतलब क्या हुआ? परमानेंट ऑनरशिप, नॉन ऑनरशिप, टेम्पररी ऑनरशिप, नन ऑफ दिस। तो होल्ड इन मार्टिन का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे? तो होल्ड इन मार्टिन का मतलब है टेम्पररी ऑनरशिप। इक्विपाइज मीन्स अनइक्वल बैलेंस, हाई, और यहाँ पे है नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर यहाँ पे इससे रिलेटेड बताया जा रहा है? इक्विपोइजेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे इक्विवाइज का मतलब है बैलेंस, संतुलन से मतलब है। अवर लिटिल लीव्स आर केप्ट इन इक्विपाइजेस हेयर। अवर रेफर, अवर किसके लिए यहाँ पे रेफर किया गया इस लाइन में? अवर किसके लिए बताया जा रहा है? घोस्ट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, होस्ट के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो इस लाइन में अवर वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए कहा करा गया है? ह्यूमन बींग्स के लिए। ये कहा जा रहा है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स है वो सारे इक्विपोज में होते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। अब बैलेंस कौन सा होता है वो मैं भी आपको अगले क्वेश्चन में बता देता हूँ। व्हाट ब्रिंग्स इन बैलेंस इन ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ में मतलब बैलेंस का क्या मतलब बताया गया है? रिलीज बुक्स, अपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर, प्रेयर, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो बैलेंस जो है वो क्या ह्यूमन बींग्स में क्या रोल है? तो आंसर है अपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर। देखिए क्या मतलब है यहाँ पे बैलेंस क्या है? बैलेंस बच्चों यहाँ पे है कि जैसे कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, दूसरा आपका मन करता है कि हम कुछ एंटरटेनमेंट भी करें, अपना मूवी देखें, मोबाइल चलाए, या कुछ फ्रेंड से मिले। तो ये भी हमें करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 24 के 24 घंटे पढ़ाई कर सके या 24 के 24 घंटे हम एंटरटेनमेंट कर सके। हम अपने आप को इस तरह से बैलेंस बनाते हैं कि हमारे दोनों काम चलते रहे। इट मीन्स कि हमारी पढ़ाई भी हो और साथ में हम अपना एंटरटेनमेंट भी कर सके। तो हमने ये अपने आप में क्या एक मेंटेन कर रखा है? बैलेंस।
तो जो गोस्ट है वो ये कहते हैं कि जितने भी हमारे सब लोग ह्यूमन बींग्स है वो अपने आप में बैलेंस बनाए हुए हैं। मतलब अपनी दोनों प्रकार के बैलेंस, जो हमें जरूरी काम है उसके लिए भी और जो जरूरी नहीं है उसके लिए भी, तो अपने आप को एक तरीके से उन्होंने बैलेंस कर रखा है लाइफ को। व्हाट आर परटर्बेशन का मतलब क्या बताया गया है? परटर्बेशन का मतलब यहाँ पे एनएक्साइटी, मेंटल डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है बच्चों? परटर्बेशन का मतलब है मेंटल डिस्टर्बेंस। एस्पिरेशंस का मतलब क्या है? डिजायर, हायर गोल, एम्बिशन, या ऑल ऑफ दिस। एस्पायरेशंस का मतलब यहाँ पे सभी से ही है, तो ऑल आर आंसर करेक्ट। डिजायर, हायर गोल एंड एम्बिशंस। व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थली वांट्स एंड एस्पिरेशन हाई? मतलब सांसारिक इच्छाएं और आकांक्षाएं ऊंची से आपका क्या मतलब है? कि ये मेंटल डिस्टर्ब है, एनएक्साइटी है, फियर ऑफ ह्यूमन बींग्स है, या ऑल ऑफ दीज है? तो ये सभी कुछ है। देखिए क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थली वांट? अर्थली वांट्स का मतलब है कि जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो हम अपनी सुख सुविधा के लिए कई सामान जोड़ते हैं। जैसे घर होता है, गाड़ी होती है, मोबाइल होता है, कई चीजें होती है जो हम अपने आराम के लिए चाहते हैं। और उसके लिए जब देखिए हमारी चाहत जब बढ़ती है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब मेहनत करनी पड़ती है तो बच्चों हमारे संग कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आपके मम्मी पापा आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपका खर्चा करते हैं, आपको खिलाते हैं, आपको चीजें दिलाते हैं। तो ये आपके लिए तो बहुत आसान होता है कि चलो हमें पापा ने कुछ दिलाया, हमें मिल गई। लेकिन उन पापा से पूछो कि वो किस तरीके से आपको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। वो अपने कोई बिजनेस या कोई जॉब करते हैं तो उसमें अपने आप में कितना वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करा सकूं। तो वो इसके लिए कभी कभी मेंटल डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, उनको चिंताएं भी होती है, और उनको कई प्रकार का फियर्स भी होता है कि मैं किस तरह से अपनी गृहस्थी को चलाऊंगा। तो ये सारी इच्छा हमारी जो होती है हमें इन सब चीजों को प्रोवाइड करती है। तो ये यहाँ पे उस चीज का आंसर है, तो सारे यहाँ पे करेक्ट है। What is determined by an unseen, undiscovered planet in our sky? What is determined by unseen? क्या चीज अनसीन है, अनडिस्कवर्ड है, प्लेनेट इन हमारे स्काई में? इट गिव्स अस आइडिया एंड इमेजिनेशन विच ट्रिगर अवर एक्शन आइदर टूवर्ड एंजॉयमेंट और टूवर्ड अचीवमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये किस चीज के लिए बताया गया है? तो ये यहाँ पे इन सभी से रिलेटेड है। व्हाट इज अ ब्रिज ऑफ लाइट? ब्रिज ऑफ लाइट क्या है बच्चों यहाँ पर? तो देखिए पोएम्स आपने पढ़ रखे होंगे, आपको पता होगा यहाँ पे ब्रिज ऑफ लाइट को क्या बताया गया? कनेक्टिंग अवर वर्ड टू द हेवनली रियल, ब्रिज दैट गो टू हेवनली, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दिस। तो ब्रिज ऑफ लाइट यहाँ पे किस चीज के लिए बताया गया? तो ब्रिज ऑफ लाइट क्या है बच्चों? यहाँ पे एक कनेक्ट करता है हमारे संसार को एक ऐसे संसार से जिसको हमारे लिए जो अज्ञान है। तो अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा अगले क्वेश्चंस में। तो पहले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ इज अ ब्रिज ऑफ लाइट फॉर्म? ब्रिज ऑफ लाइट फॉर्म कैसे बनता है? मूनलाइट ट्रेवल फ्रॉम द स्काई, पास ओवर द सी एंड रीच द लिविंग वर्ल्ड, ऑल ऑफ दिस। तो पहले मैं इसको आप आंसर टिक करेंगे, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रिज ऑफ लाइट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ दीज है। देखिए मैं आपको ब्रिज ऑफ लाइट बताता हूँ। ब्रिज ऑफ लाइट क्या है कि जब चंद्रमा की रोशनी हमारे समुद्र पे पड़ती है तो वहां पे एक लाइट के रूप में एक ब्रिज बन जाता है। तो वो ब्रिज हमारे को जोड़ता है किससे? चंद्रमा में। जैसे कि एक चंद्रमा हमारे लिए अननोन प्लेनेट है, अननोन प्लेनेट तो नहीं कहेंगे, अननोन सैटेलाइट है हमारे लिए वो। तो वो एक ऐसी दुनिया से जोड़ता है जो हमारे दुनिया से जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो कनेक्टिविटी है। अब देखिए कनेक्टिविटी ये है कि जैसे आज आपका कोई भी व्यक्ति, बुरा मत मानिएगा, कोई व्यक्ति आपका अपना दुनिया में नहीं है, चाहे वो दादा दादी या कोई भी है, और आप उनको बहुत प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उनसे मिले।
उनके साथ उनको देखे। तो ये तो पॉसिबल अपनी लाइफ में नहीं है, लेकिन एक तरीके से पॉसिबल भी है। वो कैसे? जब आप रात को सोते हैं तो आपको सपना आता है, ड्रीम आता है, तो ड्रीम में कभी कभी वो लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, हम उनके संग खेलते खाते पीते उठते, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रियल है। तो ड्रीम में बिल्कुल ड्रीम हमारा यहाँ पे ब्रिज ऑफ लाइट है, क्योंकि ब्रिज ऑफ लाइट यहाँ पे क्या बता रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपके जीवित लोग, हम खुद जीवित है और हमें उससे कनेक्ट करा गया जो आज जीवित नहीं है। तो ये बस उसकी कनेक्टिविटी है दोनों के बीच की। वाई डज द ब्रिज ऑफ लाइट ट्रेम्बल? ब्रिज जो है वो कांप क्यों रहा है, हिल क्यों रहा है? क्योंकि इट इज कंट्रोल बाय डेडली, क्योंकि इसको भूत प्रेत कंट्रोल कर रहे। इट इज अ वीक, इट फ्लोट ऑन द सी, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों, इट फ्लोट ऑन द सी। तो आप जानते हो कि ब्रिज कहाँ पे बना हुआ है? ब्रिज बना हुआ है समुद्र पे। और किस तरह का ब्रिज बना है कि चांद की रोशनी का, जब चांद की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो इस तरह से बढ़ती है कि ऐसा लग रहा है मानो उस पर ब्रिज है। अब समुद्र की लहरें चल रही है तो इस तरह से वो लाइट भी ऊपर नीचे हो रही है। तो यहाँ पे जो ब्रिज है वो क्यों कांप रहा है? क्योंकि इट फ्लोट्स ऑन द सी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने अपनी ईमानदारी से एक एक क्वेश्चंस बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि आपके इस चैप्टर को, इस पोएम को पढ़ने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सच में बच्चों, अगर आपको ये वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जोड़ लीजिए, अपने साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आने वाली सारी पोएम, सारी स्टोरी और जूलियस सीजर सभी के क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगा एमसीक्यू फॉर्मेट के रूप में। मेरा मकसद एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं कराना है, मेरा मकसद बच्चों यहाँ पे आपको चैप्टर को एक्सप्लेन अच्छे से करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।